I know what problem you are going through. I know exactly the name of the problem that you are going through, and the name is reading comprehension. क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल उस गर्लफ्रेंड जैसा बन गया है जो एकदम से गुस्सा हो जाती है और बताती भी नहीं है कि क्यों गुस्सा हो गई, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एकदम से मॉक मार्क्स कम हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है थोड़े से भी मार्क्स को बढ़ाने में। एंड कोई भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन को मार्क करो, आंसर हमेशा गलत ही आता है। कोई चिंता नहीं है यार, मैं हूं ना। Hey guys, I am Chia, your mentor, and today I am going to tell you the exact way you should solve your reading comprehension, ताकि आपका इतना सारा scattered mind and इतना सारा clutter सारा का सारा organize हो जाए and आप बहुत easily एक good amount of attempts कर पाओ and उसके basis पे एक बहुत अच्छी accuracy ला पाओ। Mostly मुझसे जब भी मेरे students पूछते हैं कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने मार्क्स आइडियल होते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूं कि तुम वोकैबुलरी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हटा दो। अब जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी यू नीड वाइल कॉम्प्रिहेंडिंग एनीथिंग। जब आप वोकैबुलरी के क्वेश्चंस देखते हैं तो मैं आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो सारे वर्ड्स आने चाहिए। विच इज वाई मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि वोकैबुलरी में आपके मार्क्स आने चाहिए या इंग्लिश में आपके 24 में से 24 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन आज हम उस बात का भी हल निकालेंगे, उस बात में भी क्या हम चीजों को कर सकते हैं जिससे हम वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर सकें, उसके बारे में भी बात करें। जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको कुछ रीड करके कॉम्प्रिहेंड करते आता है कि नहीं। आप ये बात कैसे समझोगे कि आप कुछ रीड कर रहे हो तो आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं। देयर आर ओनली 3 थिंग्स जो तुमको समझ में आ जानी चाहिए जैसे ही तुम किसी भी चीज को रीड करते हो। अगर तुमने एक स्टोरी पढ़ी, एडिटोरियल पढ़ा, साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी, एग्जिट पोल का डेटा पढ़ा, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, तुम्हें एग्जैक्टली ये 3 चीजें समझ में आ गई अगर, तो तुम समझ जाओ कि तुमने रीड करके किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज 3 थिंग्स आर। सबसे पहली चीज होती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं कि बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड ऑफ एनीथिंग। लेकिन तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैसेज आ जाता है कि नेपाल में कुछ प्रोटेस्ट हुए एंड उन प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, व्हाट हैपेंड, कितने लोग इंजर्ड थे एक्सेट्रा, तो अब क्या तुम नेपाल की गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहिए? क्या तुम्हें उसके बारे में भी पता होना चाहिए? क्या एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन तुमसे स्टैटिक जीके की क्वेश्चंस पूछने लगेगा? ऑब्वियसली नॉट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई राइटर है या कोई ऑथर है, किसी भी चीज को लिखने से पहले उसने क्या दिमाग लगाया, उसके मन में ऐसी क्या बात थी जिस बात की वजह से उसने एक पर्टिकुलर चीज को लिखा है। जैसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है फॉर एग्जांपल जो मोदी जी के बारे में ये बोल रहा है कि मोदी जी ने वोट चोरी की है जिसकी वजह से वो इतने सालों से जीतते आ रहे हैं एंड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो उस इंसान के, उस राइटर के हेड में ये थॉट होगा कि अगर कोई इंसान बहुत समय से एक लीडर बन के उभर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही तरीके से उभर के आ रहा है। दैट इज कॉन्टेक्स्ट, कि राइटर ने कुछ लिखने से पहले ऐसा क्या सोचा, ऐसा क्या अज्यूम किया जिसके बेसिस पे उसने कोई चीज को लिखा है। दैट इज कॉन्टेक्स्ट। द सेकेंड थिंग इज क्रक्स। देखो, मैं तुम्हें अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बताती हूँ। मेरी बहन जो है वो मुझसे 5 साल छोटी है एंड मैं जब कॉलेज में थी तब एक बहुत ही बकवास सी मूवी आई थी एंड दैट इज कॉल्ड कबीर सिंह। एंड मैं अपने दोस्तों के साथ पीयर प्रेशर में जाके कबीर सिंह देख के आई। मैंने अपनी बहन को ऑफर किया कि तुझे चलना है तो तू भी चल दे, मजा आएगी। लेकिन उसने बोला नहीं, पहली बात तो मुझे पढ़ना है, दूसरी बात आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मेरे को बिल्कुल ऐसी मूवीज पसंद नहीं है, मेरे पीछे मत पढ़ो। एंड आई सेड ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाती हूँ, मैं अपनी मस्ती करके आऊंगी, फिर इसको चिढ़ाऊंगी। बट उल्टा हो गया, क्योंकि मैं थिएटर में गई, मैं 3 घंटे तक परेशान हुई क्योंकि वो मूवी लिटरली बकवास मूवी थी। आई हेटेड दैट मूवी, आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग अबाउट दैट मूवी। फिर लेकिन जब मैं घर आती हूँ मेरी बहन मुझसे बोलती है कैसी थी मूवी, मैंने बोला बहुत बुरी थी। वो बोलती मुझे बेसिक ऐसे ऊपर ऊपर से स्टोरी बता देना, तो मेरे को तो जाना नहीं है देखने, वैसे भी मैं बस स्टोरी जानना चाहती हूँ कि हाइप किस बारे में है। तो मैंने उसको वो 3 घंटे की मूवी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में समझा दी। एंड इस 15 मिनट में मैंने एग्जैक्टली सब कुछ बताया उसको, सब कुछ, कि कबीर का कैरेक्टर कैसा है, उसकी गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर कैसा है, उसके फ्रेंड्स का कैरेक्टर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, लड़की की फैमिली कैसी है, एवरीथिंग। लेकिन ये सारी चीजें
मैं 15 मिनट में उसको समझा पाई। ये कैसे समझा पाई? क्योंकि मुझे समरी कर बनाते आती है, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी चीज, कोई भी स्टोरी, कोई भी एडिटोरियल, किसी भी चीज को मैं कैसे कम शब्दों में समझा सकती हूँ। एंड दैट इज व्हाट आई डिड। लेकिन आपको ये स्किल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से एक सही ऑप्शन को मार्क करना होता है। करेक्ट? तो क्रक्स में समरी आ जाती है। मतलब आपको जब भी समझ में नहीं आ रहा है कि पैसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो हमेशा हमेशा क्रक्स के ऊपर होगा। अगर पैसेज के पिछले का, कि पैसेज कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्या थीम है, क्या जॉनर है, ये सब पूछा जाता है, तो आप कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कंक्लूजन। मतलब जब कोई ऑथर किसी भी चीज को लिखता है, अगर वो एक रोमांटिक मूवी जैसे कबीर सिंह जैसी मूवी को भी लिख रहा है, अगर किसी राइटर ने उस स्टोरी को भी लिखा है, तो उसके दिमाग में ऐसी कोई बात होगी जो वो जनता तक या अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है। जैसे कि प्यार का नाम होता है थप्पड़। अगर आप एक दूसरे को थप्पड़ नहीं लगा सकते, मतलब आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मे भी ये हो सकता है उनका कंक्लूजन। तो ये जो कंक्लूजन होता है कि ऑथर का माइंडसेट होता है, ऑथर आपको अपनी बात समझा के, अपनी दलीलें, अपने क्लेम्स देके किस कंक्लूजन तक लेके आना चाहता है, आउटकम तक लेके आना चाहता है, क्या गोल अचीव करना चाहता है, उस ऑथर का क्या पर्पस है, उसका क्या एम है। अगर आप वो समझ गए तो आप समझ गए कंक्लूजन क्या होता है। अब ऑब्वियसली आपसे इस तरीके से तो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं कि भाई कंक्लूजन बता दो, भाई समरी बता दो, भाई कॉन्टेक्स्ट बता दो। आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? फेर बदल करके, थोड़ा सा मोड़ तोड़ के क्वेश्चन बताए जाते हैं, जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो। अगर आप कंफ्यूज होगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आप ऑप्शंस में देर से जा पाओगे, वहां पे भी कंफ्यूज होगे, फिर और टाइम लगेगा एंड आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे एंड फिर एनएलयू नहीं जा पाओगे। एंड जो नहीं करेंगे टाइम वेस्ट, वो जा पाएंगे एनएलयू। तो अगर तुम वो बनना चाहते हो जो सेकंड वाला है, मतलब जो एनएलयू जाएगा क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, तो सुनो बहुत अच्छे से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत बेसिक तरीके से चीजों का फेरबदल किया जाता है एंड आप उस चीज को डीकोड नहीं कर पाते हैं। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। आप पर्पस के सारे सिनोनिम्स निकाल लो, सारे के सारे। मैं 2 सिनोनिम्स आपको दे देती हूं, एम, गोल। ठीक है? तो ये 2 सिनोनिम्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मेन पर्पस, मेन एम या मेन गोल, तो आप समझ जाओ आपको कंक्लूजन ढूंढना है। मेन की जगह हो सकता है कभी कभी सेंट्रल पूछ लिया जाए, सेंट्रल पर्पस, सेंट्रल एम, सेंट्रल गोल पूछा जा सकता है। अब जो सेकंड चीज है कॉन्टेक्स्ट, इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेन थीम क्या है पैसेज की, करेक्ट? क्योंकि थीम तो उसी के ऊपर बेस्ड होगी। जब आप पहले सोचते हो किसी बारे में, कोई आपने कहानी के बारे में सोचा कि तरह 2 किरदार, एक रोमियो है, एक जूलियट है, वो लोग पागल हैं अपने एक दूसरे के प्यार में, तो आपने ये थीम सोची ना कि मैं रोमांस पे लिख रहा हूं, मेरी थीम जो होगी वो रोमांस पे होगी, कि मेरी थीम एकदम आशिक वाली थीम होगी। तो वो जो थीम है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होती है। टाइटल के क्वेश्चंस हमेशा अगर आप कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे करेंगे तो आपके सही जाएंगे। एंड द लास्ट इज जॉनर। कभी कभी बहुत वंस इन अ ब्लू मून क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द जॉनर ऑफ द, मतलब जो पैराग्राफ है उसका जॉनर पूछा जाता है। ठीक। द नेक्स्ट थिंग इज क्रक्स। अब क्रक्स में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस होता है एंड वो थॉट प्रोसेस भी मैं आपको अभी बहुत अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट इज मेन या सेंट्रल। मेन की जगह हमेशा सेंट्रल पूछा जा सकता है, तो मेन आइडिया, एंड दूसरा है मेन या सेंट्रल पॉइंट। ठीक है? ये 2 बहुत डिफरेंट चीजें हैं, इन दोनों को मिक्स बिल्कुल मत करना। अगर तुमने इन दोनों को मिक्स किया तो तुम एकदम गड्ढे में गिर जाओगे एंड 100% गलत आंसर मार्क करके आओगे। इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है एंड उस फॉर्मूला के बेसिस पे तुम 100% सही आंसर मार्क करके आओगे। ये मेरी गारंटी है अगर तुमने इस फॉर्मूला को याद कर लिया। देखो, जब भी तुम एक पैसेज पढ़ते हो तो तुम्हें समझ में आता होगा कि वो पूरा पैसेज जो बोल रहा है, वो पूरा पैसेज की जो समरी है उसमें तुम्हें दिखते होंगे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स। जरूरी नहीं है कि पूरा पैसेज एक ही सुत में बात कर रहा है या एक ही किसी चीज के विरुद्ध में बात कर रहा है। हो सकता है कि वो एक बैलेंस्ड पैसेज हो जो प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डिवीजन होता है पैसेज में, आइडियाज का, पॉइंट्स का। वैसे ही जब एक समरी बनानी होती है, जब एक पैसेज बनाना होता है, तो समरी को हम क्या बोलते हैं? जब पूरे पैसेज की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और उस पूरे पैसेज की पूरी समरी होती है तो उसको हम मेन आइडिया बोलते हैं।
आइडिया क्योंकि एक वेग टर्म है, इसलिए आपको पूरे पैसेज की समरी को हमेशा मार्क करना है जब आपसे पूछा जाए कि मेन आइडिया क्या है, करेक्ट। लेकिन ये जो पूरा पैसेज होता है ये बनता किन चीजों से है? ये दो चीजों से बनता है। पहला है जो मेन पॉइंट है ऑथर का, जो जिस बारे में जो मेन कैरेक्टर है आपका उसके बारे में बात करना है, वो मेन कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने दबंग मूवी देखी है तो उसमें चुलबुल पांडे इज द मेन कैरेक्टर, उनकी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द हीरोइन, इंक्लूडिंग द विलेन का फैमिली एटसेट्रा, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पॉइंट क्या है कि चुलबुल पांडे इज अ वेरी गुड पुलिस वाला, इवन दो ही टेक्स सो मच ऑफ मनी फ्रॉम पीपल, मतलब बहुत ज्यादा घूस लेता है, बहुत ज्यादा करप्ट है, लेकिन वो जो करप्शन वाला पैसा है उसको हमेशा अच्छी चीजों के लिए यूज करता है, अनाथ बच्चों में दे देता है, वृद्धों में दे देता है। तो ये थॉट प्रोसेस है, रॉबिन हुड बोला गया है उस मूवी में उनको। तो ये मेन पॉइंट होता है, आपका जो मेन कैरेक्टर है उसको आपको कैसे बिल्ड करना है वो आपका मेन पॉइंट है। वहीं जो बाकी के सारी चीजें हैं वो सपोर्टिंग आइडिया है। अब आप बोलोगे मैम जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें तो आपने बहुत कन्वीनियंटली हमको चुलबुल पांडे की स्टोरी सुना दी, लेकिन पैसेज में ऐसा थोड़ी होता है। तो हम ये कैसे समझेंगे कि मेन पॉइंट और सपोर्टिंग आइडिया कैसे अलग अलग है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जो मैं गला फाड़ फाड़ के साल भर से बोल रही हूँ तुम लोगों से समझने को, जानने को, व्हेन यू आर रीडिंग, एंड दैट इज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अगर आप ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस जानते हैं तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रांजिशनल वर्ड या फ्रेज आपको सपोर्टिंग आइडिया की तरफ लेके जा रहा है एंड कौन सा ट्रांजिशनल वर्ड या फ्रेज आपको एक मेन पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे बट, येट, ये दोनों ही वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये पूरे ही पैसेज का रुख चेंज कर देते हैं। मतलब पैसेज फॉर एग्जांपल राहुल गांधी की तारीफ करते आ रहा है एंड देन एक बट आ गया, मतलब राहुल गांधी की कुछ ना कुछ एक खामी होगी जो पैसेज बताने वाला है। तो बट, येट, ऐसे ट्रांजिशनल वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड चेंज को दिखाते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप मेन पॉइंट एंड मेन आइडिया के फ्लो को भी समझ सकें। लेकिन सपोर्टिंग आइडिया कैसे बनता है? जैसे मोर ओवर वर्ड से बनता है, इन एडिशन टू वर्ड से बनता है। इन सब वर्ड्स को यूज करके आप क्या करते हो कि आपने एक मेन पॉइंट बोला एंड उसके बाद एक सब पॉइंट बोल रहे हो जो आपके मेन पॉइंट को सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट देता है, एंड वो जो सपोर्ट वाला पॉइंट होता है उसको आप हमेशा मार्क करते हो 1.1। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है तो 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। तो जो ये मेन पॉइंट है, जब इसको कोई बात सपोर्ट करने के लिए सिर्फ रखी जाती है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, इलस्ट्रेशन हो, डेटा हो, एनालिसिस हो, फैक्ट हो, कुछ भी हो, अगर कोई सपोर्ट करने के लिए मेन पॉइंट को रखा गया है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक सपोर्टिंग आइडिया है। अब ये फॉर्मूला जो है इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत समझाना चाहूंगी। ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको ये चीज प्रूव कर सकती हूँ। नाउ लिसन टू मी, मैंने आपको बता दिया कि मेन आइडिया क्या होता है। जब आप मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग आइडियाज सबको मिला के परफेक्ट समरी ढूंढते हो, वहीं जब आप मेन पॉइंट ढूंढना चाहते हो तो वो आप कैसे ढूंढोगे? अगर आप मेन आइडिया में से सारे सपोर्टिंग आइडियाज को माइनस कर दोगे तो आपका मेन पॉइंट निकल आएगा। परफेक्ट फॉर्मूला, प्रूव्ड। अगर आप मेन आइडिया में से मेन पॉइंट को हटा दोगे तो आपके सारे सपोर्टिंग आइडियाज आपके पास आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है, यू हैव टू फॉलो दिस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आता है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ। जब मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ वाले क्वेश्चन या डिसअग्री विथ वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है कि आपको मेन आइडिया, क्रक्स, समरी, इन तीनों, मतलब तीनों चीजें सेम ही है ना, तो इन तीनों को समझना पड़ेगा एंड तभी आप समझ सकते हो कि ऑथर का थॉट प्रोसेस किसी चीज को लेके कैसा है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप किस तरीके के क्वेश्चन को किस सेगमेंट में डालेंगे आउट ऑफ द 3 कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स एंड कंक्लूजन, तो आपके लिए एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा एवरीथिंग। नाउ हियर मैंने आपको सारा बेसिक्स पढ़ा दिया है, अब आपको उनको कैटेगराइज करके कैसे पढ़ना है, इट इज ऑल ऑन यू। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं, इन तीनों के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कम क्वेश्चंस होते हैं। गुड प्रोबेबिलिटी होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन तीनों के बेसिस पे ही होंगे, लेकिन देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग एंड दैट इज वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। अब अगर आप देखोगे 24 क्वेश्चंस में से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 6 या 4 क्वेश्चंस
वोकैबुलरी के हो। दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी थिंग। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस भी वोकैबुलरी के आ सकते हैं। अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते कौन से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहली तरीका होता है टोन्स का। देखो, पैसेज पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि टोन्स क्या है या ऑथर की टोन क्या है, लेकिन क्या आपको एक एक टोन का वर्ड एग्जैक्टली मालूम है कि उसका मीनिंग क्या है? क्या आप ये जानते हो कि इंस्ट्रक्शन एंड गिविंग इंफॉर्मेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स? इंफॉर्मेशन देना मतलब जैसे मैं आपको एक न्यूज एंकर की तरह इंफॉर्मेशन दूं कि दिल्ली के रेड फोर्ट वाले ब्लास्ट में क्या क्या हुआ, दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज आई एम गिविंग यू नॉलेज। लेकिन इंस्ट्रक्शन वो होता है कि अगर मैं इस वीडियो के थंबनेल को बनवाने के लिए किसी से बोल रही हूँ कि इस वीडियो के थंबनेल में लेफ्ट साइड में ये लिखा होना चाहिए, राइट साइड में मेरी फोटो होनी चाहिए, दिस इज इंस्ट्रक्शन। This is not for information, but for someone to follow the lead. Correct? Therefore, टोन्स जो होते हैं उसमें हर एक वर्ड में एक बहुत थिन लाइन होती है एंड जिसको आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड उसके साथ ही में जो सेकेंड कंपोनेंट होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, या आप इनको बोल सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस, मैं इनको भी कवर करने वाली हूँ। प्लस मैं आपकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी कराने वाली हूँ। इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ वोकैब आता है वो मोस्टली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं, जिसका कंट्रोल किसी के भी पास नहीं है। मैं आपको बहुत सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको 100 ऑफ वर्ड्स की लिस्ट दे सकती हूँ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू। बट आप अपने आप के लिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाला क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिए वो किस तरीके से आता है। आपके पैसेज में एक वर्ड होता है, उस वर्ड को हाईलाइट किया जाता है या क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम बताओ। तो उस पर्टिकुलर वर्ड का अगर आपको सिनोनिम निकालना है तो आपको इस चीज की हमेशा तैयारी करनी पड़ेगी। आपको तैयारी कैसे करोगे? जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हो या आप मेरे बोलने पे A1 एसेज रीड करते हो तो आप क्या करोगे कि आप इन दोनों में से निकाले हुए कोई भी डिफिकल्ट या अननोन वर्ड्स को एक डायरी में नोट डाउन करोगे एंड उन डिफिकल्ट या अननोन वर्ड्स के आप कभी भी मीनिंग नहीं ढूंढोगे। आप उनके 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स ढूंढोगे एंड दैट्स इट। अगर आपने 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स ढूंढ लिए तो ये 1 डिफिकल्ट या अननोन वर्ड्स के बेसिस पे आपने 10 और वर्ड्स को अपनी वोकैब में ऐड कर लिया। लेकिन अगर आपने इसका मीनिंग देखा एंड आप आगे बढ़ गए एंड आपने समझ लिया कि आप जो पढ़ रहे थे आप उसमें क्यों फंस गए थे, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब आप 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसका मीनिंग भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज को करके जरूर देखना। द लास्ट एक मेंटोर की तरह मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रिक के बारे में बता रही हूँ। यूज करना या ना यूज करना अब आपके ऊपर है, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि इसी ट्रिक को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप आरसी सॉल्व कर रहे हो या सीआर सॉल्व कर रहे हो। एंड दैट इज द QPO मेथड। मतलब पहले आप क्वेश्चन पढ़ के डिकोड करके रख लो, देन यू गो टू द पैसेज एंड पैसेज को सिर्फ इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं, ना कि इसलिए कि पैसेज में आपको जो नॉलेज दी गई है उसको आप एज एन इंफॉर्मेशन रिटेन कर सको। वो चीज मत करो। आप सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करने के बेसिस पे या सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करने के पर्पज से पैसेज को पढ़ो। अगर आप पैसेज को इस तरीके से पढ़ रहे हो कि कोई भी डेटा दिया है उसको मार्क करते चल रहे हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ये सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो बहुत गलत स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में कोशिश करो कि आप एलिमिनेशन को फॉलो करें। एलिमिनेशन आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। जो लोग PQO करते हैं उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होती है कि वो पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन पे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन सही बन जाते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन पे वो पैसेज ही भूल जाते हैं। फिर से पैसेज को रिविजिट करना पड़ता है, फिर से इतना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि उस पैसेज को पढ़ के वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए एंड ऑप्शन पे जाके फिर से चलो बाय मिस्टेक अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर से आप पैसेज पढ़ोगे एंड आपने सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही सॉल्व करने में 30 मिनट से ज्यादा लगा दिए। तो इसलिए इंग्लिश में अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का रेशियो बनाइए एंड टाइमली खत्म करने की कोशिश करिए। QPO मेथड को सिर्फ ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आता है, नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll see you next time. Until then, go to the link in description and meet me in my class. Bye bye.